हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। सो गाइस, यहां पे जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के साथ साथ मध्यकालीन का भारत का इतिहास भी पढ़ रहे हैं। और मध्यकालीन के भारत के इतिहास में हमने अभी तक अपना जो चैप्टर 1 है, भारत पे अरबों का आक्रमण, ये ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही आज हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर दिल्ली सल्तनत शुरू करेंगे। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम देखने जा रहे हैं गुलाम वंश। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो गुलाम वंश का टाइम पीरियड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये मिलता है 1206 से 1290 तक का टाइम पीरियड गुलाम वंश का था हमारे भारतीय इतिहास में। और इसके अलावा गुलाम वंश के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। सल्तनत काल में गुलाम वंश के कुल 11 शासक हुए थे। तो आप देखेंगे यूके ट्रिपल एससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके अलावा एसएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अभी तक कि गुलाम वंश के कुल कितने शासक रहे थे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये होगा 11 आपका। तो आप ध्यान रखिएगा कि गुलाम वंश के कुल जो शासक थे वो 11 थे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इसमें सबसे पहले आता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही तुर्कों का वास्तविक संस्थापक यहाँ पे माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के आगे कभी सुल्तान नहीं लगाया था। जैसे बाकी जो राजा हुए, बाकी जो शासक हुए थे मुस्लिम शासक, उनमें से अधिकतरों ने अपने नाम के आगे सुल्तान शब्द को जोड़ा था, सुल्तान पदवी को जोड़ा था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मलिक और सिपाह सलार की जो उपाधि है ये धारण की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी जो उपाधि थी सिपाह सलार और मलिक के नाम से, ये मालिक नहीं मलिक होना चाहिए, मलिक मलिक यहाँ पे होगा, मालिक नहीं होगा। तो मलिक ध्यान रखिएगा। और सिपा सलार इनकी जो पदवी थी ये इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा 12 जून 2006 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक लाहौर में हुआ। उस समय उन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर ही बनाई थी। और ये ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी हमेशा लाहौर रही थी। ऐबक की उदारता एवं अत्यधिक दान देने के कारण इसे लख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि किस गुलाम वंश के शासक को लख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये निम्न शासकों में से कौन सा लख बख्श के नाम से फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो काफ़ी अपना धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। साथ ही वो कुरान को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता था। और जो उनकी आवाज़ थी, कहा जाता है कि काफ़ी सुरीली आवाज़ में वो कुरान को पढ़ते थे, जिसकी वजह से उन्हें कुरानी या फिर कुरान ख्वाहा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कुरानी ख्वाहा या फिर कुरान ख्वाहा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो जो कुरान था वो काफ़ी एक सुरीली आवाज़ में उस टाइम सुनाते थे लोगों को, ये पढ़ते थे। इसके अलावा भारत की जो प्रथम मस्जिद कुतुब उल इस्लाम की स्थापना थी, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में करवाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है एक कि ये प्रथम है या नहीं इसमें। लेकिन अभी तक जो यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी मानते हुए आए हैं तो वो उन्होंने इसे ही माना है। तो आप यहाँ पे इसके साथ जा सकते हैं। जब यूके पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो वहाँ पे आप जा सकते हैं कि जो कुबत उल इस्लाम है ये पहली मस्जिद थी भारत की। इसके अलावा इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये एक 2.5 दिन का जो झोपड़ा था ये मस्जिद नहीं थी, ये पहले एक ऐसे ही विद्यालय था छोटा सा, जो कि विग्रह राज चौहान वंश के थे, उनके द्वारा करवाया गया था इसका स्थापना। लेकिन जब यहाँ पे गुलाम वंश का शासन चला तो गुलाम वंश ने उस विद्यालय को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बना दी थी। आइए आगे जानते हैं। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। चौगान हॉर्स पोलो आपको पता होगा, काफ़ी फेमस गेम है अमेरिका में। तो जैसे कि आप सभी को चौगान के बारे में पता होगा, हॉर्स पोलो के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
जो कुतुब मीनार है इसके बारे में थोड़ा सा एक मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो कुतुब मीनार की नींव इन्होंने रखवाई थी, ये एक मोहम्मद गौरी के साथ चिश्ती समुदाय, जो चिश्ती होते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी, उनके नाम पे इन्होंने इस कुतुब मीनार का नाम रखवाया था। तो ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पे रखवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पे ऑप्शन में डेफिनेटली रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं, बल्कि बख्तियार काकी के नाम से उन्होंने यहाँ पे इसका नाम रखवाया था। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र आराम शाह था, जिसकी हत्या उसके गुलाम इल्तुतमिश ने करवा दी थी। तो जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, ध्यान रखिएगा, और गुलाम भी था। तो गुलाम जो उस टाइम पे होते थे, इनका जो मुख्य काम होता था, ये सेना में कार्य करते थे। इसके अलावा इन्हें फ़ारसी भाषा में बंदगाह कहते थे। ध्यान रखिएगा ये बात भी। आइए इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश एक तुर्किस्तान इलवरी तुर्क था, जो कि ऐबक का गुलाम एवं उसका दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ का शासक था, तो आपको ध्यान रखना है बदायूं का उस टाइम पे इल्तुतमिश गवर्नर था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि सबसे पहले सल्तनत में गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन इतिहासकारों का जो मानना है वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को वो लोग यहाँ पे संस्थापक मानते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश जो अपनी राजधानी वो दिल्ली लेके आ जाते हैं। इसके अलावा बगदाद के खलीफा ने उन्हें सुल्तान की उपाधि दी, और ये जो उपाधि उनको मिली 1229। यहाँ पे आप ईयर याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है ऐसा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की, और ये की थी इल्तुतमिश ने। और 1229 में अगर वो पूछा जाएगा कब, तो इसका आंसर हो जाएगा 1229। आइए जान लेते हैं इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, सारे के सारे आपको ये ज़रूर नोट डाउन करने हैं और उनको याद करना है। याद करने की देखिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती है, बस आप जितना बार पढ़ते जाएंगे वो आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करना है चीज़ों का। बार बार वीडियो देखिए, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आपको ऐसा नहीं है कि डाउनलोड करनी पड़ेगी या फिर अलग से सेव रखनी पड़ेगी। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नोट कीजिए उन्हें, जो मिस हो जाता है उसको दोबारा कीजिए, जहाँ पे याद नहीं आ रहा आप उसे दोबारा सुनिए। तो ऐसे करके चीज़ें यहाँ पे आपको याद हो जाएंगी। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो किए गए मुख्य कार्य थे उनको देख लेते हैं। कुतुब मीनार सबसे पहले आती है। कुतुब मीनार का जो निर्माण था इनके माध्यम से ही पूरा करवाया गया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्कों का चलन शुरू किया था, जिनमें से चांदी का टंका व तांबा का जीतल। ये याद रखना है, जो टंका होता था वो चांदी का होता था और जो जीतल होता था ये तांबे का होता था। ये आपको ध्यान रखना है। सिक्कों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया, और जो ये इक्ता है ये एक अरबी शब्द है, याद रखिएगा। कई बार हिंदी में ही आपसे पूछ लिया जाता है इक्ता किस भाषा का शब्द है, आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो इक्ता प्रथा होती थी कि आप जैसे देखते होंगे कि आज के टाइम पे ज़मींदार होते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार अपनी जो खेत होते हैं उनको किसी दूसरे व्यक्ति को, किसान को देते हैं, और किसान फिर वहाँ पे खेती करता है। तो इसी तरीके से ये प्रणाली भी थी। राजा की भूमि होती थी, राजा किसानों को अपनी भूमि देता था और वो उस पर खेती करके जो भी टैक्स होता था वो राजा को देते थे और कुछ हिस्सा अपने लिए रखते थे। तो ये यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था शुरू की थी, और इसमें जो किसान भूमि को राजा से उधार पर लेता था उसको इक्तेदार कहते थे। ये आप ध्यान रखिएगा, इक्तेदार कहा जाता था उन्हें। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इक्तेदार जो किसान भूमि लेते थे उनको कहा जाता था। इसके अलावा इन्होंने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, और आप देखेंगे इनको दल चालीसा के नाम से भी आगे काफ़ी फेमस हुए थे। बलबन ने जिनका अंत में
समापन कर दिया था। इसके अलावा हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कोहान में के निकट करवाया था, और ये दिल्ली में ही आपको मिल जाएगी। जो हौज ए सुल्तानी है, यहाँ पे ये अपनी बैठक करते थे, और बैठक के द्वारा जो भी निर्णय लेने होते थे वो यहाँ पे लिए जाते थे हौज ए सुल्तानी में। इसके अलावा चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वाजारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ पे शरण नहीं दी। ध्यान रखिएगा, मंगोलों के आक्रमण काफ़ी फेमस हुए थे इस टाइम पे। चंगेज़ खान की सेना लगातार आक्रमण करती रहती थी, और ये आगे कंटिन्यू चलता रहा। जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके शासन तक, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी काफ़ी हद तक जो ये थे चंगेज़ खान ये सक्रिय हो चुके थे, और यहाँ पे इल्तुतमिश के टाइम पे भी हम देखते हैं चंगेज़ खान का आक्रमण होता रहता है। इसके अलावा इनका जो उत्तराधिकारी थे ये रुकुनुद्दीन फिरोज शाह थे, जो कि गद्दी पर बैठे एक अयोग्य शासक थे, और जिस समय ये सत्ता पे थे उस समय इनकी माता शाह तुर्कान के पास पूरी सत्ता का दारोमदार था। आप ये ध्यान रखिएगा। रुकुनुद्दीन फिरोज आपसे इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी के नाम से पूछा जा सकता है, इसके अलावा तो कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट रखते हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं, और चलते हैं अगले जो शासिका थी यहाँ पे, रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान 1236 में रुकुनुद्दीन फिरोज शाह के जगह पे शासिका बनी थी, ये गद्दी पर बैठी थी, और ये उनकी बहन थी, और ये प्रथम मुस्लिम शासिका थी एवं अंतिम मुस्लिम शासिका भी यही थी। इनके बाद कोई भी मुस्लिम महिला को यहाँ पे राजगद्दी पे नहीं बैठाया गया। इसके अलावा जो बुर्का पहनते थे उस टाइम पे मुस्लिम महिलाएं, या फिर अभी भी जो पहनते हैं, इन्होंने इसको त्याग दिया था। बुर्का पहनने से इन्होंने इनकार कर दिया था, और फिर जाके गद्दी इनको मिली थी। इसके अलावा रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर एक खुर नियुक्त किया था। यहाँ पे जो घोड़ों का सरदार उस टाइम पे कहा जाता था, जैसे छोटे छोटे सैन्य दल होते थे, वहाँ पे जो घोड़े होते थे उनके जो सरदार होते थे उनको यहाँ पे आमिर एक खुर कहा जाता था, और मलिक जलालुद्दीन याकूत को इन्होंने अपना आमिर एक खुर नियुक्त किया था। इसके अलावा जो इनकी शादी होती है ये अल्तुनिया नाम के व्यक्ति से होती है। साथ ही इस समय दल चालीसा ने इनका काफ़ी विरोध किया था जब इनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद अल्तुनिया ने उनकी हेल्प करी, और फिर वो जाके दोबारा शासिका बनी। लेकिन 1240 में कैथल के पास इनकी हत्या करवा दी गई। तो ये भी दल चालीसा का ही काम था, उनको मरवा दिया गया था रज़िया सुल्तान को। इनके बाद जो गद्दी पे बैठे थे वो बैठे थे बहराम शाह। इनका शासनकाल कुछ ज़्यादा नहीं है, 8 महीने का मात्र शासनकाल था। 1242 में बहराम शाह की हत्या करवाई गई तथा अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बिठाया गया। ये काफ़ी जो यहाँ पे अब बलवन थे, बलवन सक्रिय हो चुके थे। वो जब चाहे जिसको चाहे राजा बनाते थे, उनके हिसाब से ही पूरा राजकाज चलता था। तो अभी पूरे बलवन यहाँ पे सक्रिय हो चुके थे। तो बलवन के बारे में भी हम आगे जान लेते हैं थोड़ा। बलवन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। नसरुद्दीन महमूद एक गुलाम था पहले राजा के अंदर, अपने शासक के अंदर, लेकिन फिर बलबन उन्हें यहाँ पे राजा बनाता है। साथ में बलबन के लिए ही ये पूरे तरीके से काम करते हैं। पूरी बागडोर बलबन अपने हाथों में लेता है, राजकाज को अपने हिसाब से चलाते हैं। इतिहासकार सिराज के अनुसार नसरुद्दीन मोहम्मद शाह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह सिराज इसे दिल्ली का आदम सुल्तान मानते हैं। अभी तक के जो भी इतिहासकार सिराज के सामने जो भी राजा बने होंगे, जो भी शासक रहे होंगे, वो उतने इम्पैक्टफुल नहीं थे। तो सिराज का मानना था जो नसरुद्दीन मोहम्मद थे वही एकमात्र ऐसे शासक थे जिनको आप आदमियों के रूप में मान सकते हैं। आइए, इनका शासनकाल भी ज़्यादा नहीं रहा था। 1266 में बलबन ने इनको गद्दी से हटा दिया था। तो बलबन के बारे में थोड़ा जानते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वर्ष 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था।
तो ध्यान रखिएगा, नामों का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं सल्तनत काल को या फिर मुग़ल साम्राज्य को। वहाँ पे आप देखेंगे कि राजा अपने वास्तविक नाम से कभी गद्दी पे नहीं बैठता था, वो हमेशा अपने नाम में कोई उपाधि जोड़ता था या साथ में फिर अपना नाम चेंज करके थोड़ा बहुत चेंज करके गद्दी पे बैठते थे। तो ये प्रथा बलबन से ही स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पे बैठे थे, जबकि इनका जो वास्तविक नाम था ये था बहाउद्दीन। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, काफ़ी जगह पूछा जाता है। एसएससी में तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा बहाउद्दीन उनका वास्तविक नाम था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की थी। एक सफलतम शासक के रूप में भी बलबन को देखा जाता है। जिस तरीके से वो अपने राजपाट को चलाते थे तो वो भी अपने आप में काफ़ी सराहनीय था, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी उनके जो अमीर होते थे, अमीर सरदार होते थे, वो उनके अपोजिट में थे। तो उन्होंने सबको हैंडल करके भी अपनी सत्ता अपने पास रखी और इन्होंने मंगोलों से भी आक्रमण किया और वहाँ से भी विजय प्राप्त करी थी। तो ये सबसे पहले इन्होंने सफलतम यहाँ पे जो विजय प्राप्त की है वो अपने मंगोलों के अगेंस्ट में की है। इसने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा एवं पैबोस एक प्रथा होती थी जो कि आगे चलकर काफ़ी फेमस हो जाती है सल्तनत काल में, मुग़लों के काल में। फिर हम देखते हैं इसे। सिजदा का अर्थ होता है सर झुका करके, जैसे आपने मुस्लिम जो धर्म के लोग होते हैं उनमें देखा वो आदाब कहते हैं, उस तरीके से ये होता है। लेकिन पेबोस में क्या होता है, पूरे घुटने पे बैठना पड़ता है और उसके बाद सर झुका के उनको सलाम करना पड़ता है। तो वो दोनों प्रथाएँ हैं। इसकी शुरुआत बलबन ने ही की थी, जो कि अब भी चर्चित है काफ़ी मुस्लिम धर्म के लोगों में। इसके अलावा फ़ारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज़ उत्सव का आरंभ बलबन के माध्यम से किया गया। ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जो बलबन थे उनका ध्यान था। तो उन्होंने एक नवरोज़ त्यौहार शुरू किया और ये किस से रिलेटेड है, फ़ारसी रीति रिवाजों पे। तो ध्यान रखिएगा, फ़ारसी रीति रिवाजों पर बलबन का अपना ये जो नवरोज़ उत्सव है ये पूरी तरीके से आधारित था। अपने विद्रोहियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अब लौह एवं रक्त जो नीति है, इसके अंतर्गत होता क्या था कि जिसने भी उनका विद्रोह किया तलवार से उसका सर धड़ से अलग। लौह एवं रक्त की नीति ये बलबन ने अपनाई थी, जिसकी वजह से उनके जितने भी विरोधी थे उनमें काफ़ी आक्रोश रहता था, लेकिन बलबन ने इस तरीके से उन सभी को दबा दिया था। इसके बाद आगे देखते हैं। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन बनता है काफ़ी, जब उपाधियों की बात आती है तो उपाधियाँ आपको ध्यान रखनी है। उलुग खां की उपाधि, उलुग खां के नाम से किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक को जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है बलबन। तो बलबन को उलुग खां के नाम से जाना जाता है और ये उपाधि उन्हें नसरुद्दीन महमूद ने दी थी, जो कि उन्हीं का गुलाम था और दामाद भी था। इसके अलावा बलबन के दरबार में प्रसिद्ध फ़ारसी कवि आमिर खुसरो एवं आमिर हसन, ध्यान रखिएगा, दोनों ही काफ़ी प्रसिद्ध चले थे। आमिर खुसरो के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। इनके काफ़ी सारे ऐसे दोहे भी हैं, जैसे एक मैं आपको सुना देता हूँ। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धारा, जो डूबा सो पार हुआ। आगे आप लोगों को इसमें बताने कि आगे क्या बोला जाता है खुसरो के माध्यम से। तो जो गुलाम वंश का अंतिम यहाँ पे शासक था उनका नाम देख लेते हैं। उनका नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स। ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो कैमूर्स आपको याद रखना है। हालांकि इनसे बलबन के बाद कैकुबाद भी एक शासक बनते हैं, लेकिन कैमूर्स जो थे वो अंतिम गुलाम वंश के शासक थे। इसके बाद जो खिलजी वंश है वो अपना आ जाता है। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि आप सभी को जो आज का ये वीडियो है, टॉपिक है, अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से एक मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ। और उत्तराखंड की सीरीज़ में भी कंटिन्यू रखेंगे चमोली जनपद को। साथ ही जो भी हमारे उत्तराखंड में यूके PCS के द्वारा आगे आने वाले टाइम पर एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे वो पटवारी का हो, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का हो, उन सभी के लिए भी मैं यहाँ पे आपको कल से 50 क्वेश्चन का एक पेपर सेट दे दूँगा, जिसमें से ये सभी आपके सामने जितने भी हमारे GS हैं, चाहे उत्तराखंड हिंदी और इसके अलावा
एक दो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी उसमें ऐड करके दूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चल सके। तो आपसे अभी विदा लेते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग आगे इसे ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।